नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की, जो दिल्ली के रास्ते 3 जनवरी को बीजेपी के गढ़ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। दूसरी बड़ी खबर में बात करेंगे लखनऊ की, जहां बीजेपी ने अहम बैठक की। तीसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामा देखने को मिला। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे भोपाल से, जहां पर आयोग पोलिंग बूथ पर पाठशाला लगाने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के दौरान कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा अनवरत रूप से जारी है। यात्रा अब 3 जनवरी को दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस यात्रा का गाजियाबाद स्थित बॉर्डर लोनी में जबरदस्त स्वागत किया जाएगा, जिसमें विभिन्न जनपदों से लोग सम्मिलित होने के लिए गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। ऐसे में अमेठी जनपद से हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विभिन्न माध्यमों से गाजियाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं। बता दें कि युवाओं ने काफी जोश भी देखने को मिल रहा है। बुजुर्गों ने भी गाजियाबाद पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने के लिए अपना उत्साह दिखाया है। हम लोग लोनी बॉर्डर राहुल जी के स्वागत के लिए जा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने के लिए जा रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं और क्या व्यवस्था? यहाँ से लगभग 700 से 750 लोग जा रहे हैं और सभी भारत जोड़ने जा रहे हैं, नफरत को तोड़ने जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ से सैकड़ों लोगों की संख्या दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। पूरे प्रदेश के लोग वहाँ पर रहेंगे, जिसमें अमेठी का अलग संख्या रहेगी, अमेठी का अलग अंदाज रहेगा वहाँ देखने में। हम लोग पूरी तैयारी में हैं। यहाँ से सारी व्यवस्था है, रास्ते में लंच पैकेट सारा कुछ जगह जगह पर मिलेगा। कमेटी कुछ व्यवस्था है, कुछ हमारे यहाँ के जिला कमेटी की व्यवस्था है। उसमें यदि राहुल गांधी से आपकी मुलाकात वहाँ पर होती है तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी से हम लोग अपील करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि आपके बिना अमेठी अधूरा है, वो अछूता रहेगा। अमेठी में आपका स्वागत है। अमेठी में हजारों आदमी जो है राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होंगे और वहाँ पर 3, 4, 5 3 दिन लगातार यहाँ के लोग पदयात्रा में रहेंगे। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से पदयात्रा उन्होंने शुरू किया है, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जो है जोरदार लोग उसमें शामिल हो, नौजवान साथी शामिल हो, हर वर्ग विशेष के लोग शामिल हो रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रत्नेश अग्निहरि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नेश, ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो बीजेपी का गढ़ है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। क्या लगता है, बीजेपी का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा के आने से क्या असर दिखा पाएगा? क्या जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें भी अपना असर दिखाएगा? पद यात्रा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनकी यात्रा लगातार जारी है। और कल 3 तारीख को उनकी पद यात्रा लोनी, कटरा, गाजियाबाद में प्रवेश करेगी, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के राहुल गांधी की पद यात्रा उत्तर प्रदेश में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि काफी समय से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बाहर रही है। और हम बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव भी है, तो कहीं न कहीं इस पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी की पदयात्रा में अमेठी की बात करें तो अमेठी से काफी संख्या में चाहे लोग हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, जिस प्रकार चाहे जो साधन हो, चाहे वो बस से हो, ट्रेन से हो, किसी भी माध्यम से वो कल उत्तर प्रदेश के लोनी बॉर्डर पर पहुंचेंगे और पदयात्रा का जोरदार स्वागत भी करेंगे। जी, तो जिस तरीके से काफी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, देखा जाए तो युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक भारत जोड़ो यात्रा में लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, भारत जोड़ो यात्रा का क्रेज बढ़ रहा है, आगामी लोकसभा चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि काफी तादाद में लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे और लगातार उन्हें भारी भीड़ उनके साथ रहेगी और लगातार उत्तर प्रदेश में पदयात्रा करते हुए नजर आएंगे। हम बात करें तो संसदीय क्षेत्र अमेठी की बात करें तो इससे पहले राहुल गांधी का गढ़ कहा जाता था, लेकिन जब से स्मृति ईरानी अमेठी आई और लगातार अमेठी में बनी रही तो राहुल गांधी का हार का सामना करना पड़ा। तो अमेठी में राहुल गांधी फिर से अपना वजूद पाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। और हम बात करें तो अब अभी मायावती और अखिलेश यादव को भी उन्होंने पत्र लेकर भारत जोड़ो में यात्रा निमंत्रण भी दिया था और स्मृति ईरानी सांसद जो अमेठी के हैं उनको भी निमंत्रण दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हो। लेकिन हम बात करें तो कांग्रेस जो अपना वजूद खो चुकी है तो उसको पुनः पाने की कोशिश करेगी और जो सभी पार्टियां उनको इकट्ठा करने में भी लगी हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार कोई भी कमी लोकसभा चुनाव में न छोड़ पाए कि उनको हार का सामना करना पड़े। जी, अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है, अगर रूपरेखा किस तरीके से तैयार की गई है उत्तर प्रदेश में? जी, हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसकी रूपरेखा की तो लगातार जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं कि शून्य से लेकर शिखर तक अपने कार्यकर्ताओं को साफ कह रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाइए, कांग्रेस के जो एजेंडे हैं उनको बताइए और लगातार लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं उनको बताइए कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हर संभव आम जनता के लिए मदद के लिए खड़ी है। अभी तक बीजेपी ने आपके साथ छलावा किया है। इससे कहीं न कहीं हम बात करें तो राहुल गांधी पदयात्रा में काफी जोश के साथ नजर आएंगे, जिससे उनको लोकसभा में कहीं न कहीं फायदा जरूर मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में पार्टी के लखनऊ मुख्यालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहले चरण में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी की बैठक शुरू हुई है। बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा के साथ आगामी कार्य योजना पर मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा बैठकों के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी भी शुरू कर ली गई है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों को जीतने की योजना बनाई। प्रदेश में निकाय चुनाव चल गए हैं, ऐसे में ओबीसी के आरक्षण को लेकर भाजपा का कहना है कि जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। बैठक में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, भाजपा प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह समेत कई मंत्री शामिल हुए। होने वाली है, आज से 2 दिन तक बैठक चलने वाली, क्या एजेंडा क्या है बैठक का? निश्चित तौर पर संगठनात्मक कार्यों की जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों की जानकारी करना और आगे के जो संगठन के कार्यक्रम उन संगठन के कार्यक्रमों की योजना रचना के हिसाब से माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का प्रवास है। 2 दिवसीय प्रवास है। अलग अलग समूह की बैठकें हैं, विविध प्रकार के कार्य हैं और विविध प्रकार के कामों के बारे में सामूहिक रूप से चर्चा करके, व्यक्तिगत रूप से चर्चा करके उन कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने का काम होगा। संगठन के पुनर्गठन को लेकर भी कहा जा रहा है कि कुछ बातचीत होनी है। कि आप सब लोग समझदार हैं और संगठन के पुनर्गठन को लेकर जो चर्चा है वो बड़ी बैठकों में तो होगी नहीं। व्यक्तिगत तौर पर जहाँ जिसको चर्चा करिए, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री संगठन से उनसे बातचीत करके करेंगे। इन बैठकों में कुल मिलाकर के संगठनात्मक जो कामकाज है, संगठन में जो गतिविधियां हैं, उत्तर प्रदेश में यह तथ्य है कि 14 लोकसभा की सीटें हम नहीं जीते हैं, तो जो नहीं जीते हैं उसको भी जीतें, संगठन के काम को और विस्तार हो। मन की बात प्रत्येक माह होती है, उसको अधिकाधिक लोग सुने, संगठन के जो काम हैं बूथ स्तर पर काम जो है आ गए हैं। नोटबंदी का अगर कुछ दुष्प्रभाव होता जनता के ऊपर तो समझ लीजिए उसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 325 सीट जीती थी। तो उस समय भी ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी का बहुत विपरीत असर होगा, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि किस तरीके से जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के फैसले के साथ खड़ी। आज अदालत ने भी दिखा दिया, जनता की अदालत में पहले ही पास हो गए और आज अदालत में ही पास हो गए। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सर, ये बैठक जो हो रही है सर, किस तरीके से 24 को लेकर है, नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण बात? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। हम लोग राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष जी आज ये बैठक ले रहे हैं। इसमें आगामी लोकसभा के चुनाव भी रहेगा, नगर निगम चुनाव भी रहेगा और संगठनात्मक जो हमारी संरचना है वो कितना चुस्त दुरुस्त हुआ है इसकी समीक्षा भी होगी। मैंने हर तरह की इसमें बैठक में शामिल है, क्योंकि कई चरणों में बैठक होने वाली है। पहले प्रदेश पदाधिकारियों की, फिर प्रभारियों की, फिर मोर्चा के हमारे अध्यक्षों की, उसके बाद जो है पार्टी की जो समन्वय समिति की बैठक होगी।
तो कई चरणों में बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक। ठीक है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड लखनऊ से शाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद जी, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल कोई ऐसे चुनाव नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद सिर्फ लोकसभा चुनाव ही आने वाले हैं। क्या कह सकते हैं, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, तो ऐसा कह सकते हैं कि 2 साल बाद लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं, ये उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव की तैयारी 2 साल 3 साल पहले से करती है। आज उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। उत्तर प्रदेश के जो है तमाम नेता, तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद है। राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष, संगठन उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित तमाम कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी चौधरी सहित तमाम कार्यकर्ता है, जिसमें क्षेत्रीय प्रभारी, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता तमाम लोग थे। अब संगठन की बैठक चल रही है और संगठन की बैठक में उत्तर प्रदेश के मंत्री AK शर्मा, उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर और उत्तर प्रदेश के महामंत्री और उत्तर प्रदेश के मंत्री JPS राठौर तमाम लोग हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दों की बात हो रही है, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, उस पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। 2024 का चुनाव है, जो 2024 में लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी थी, उस पर भी गहन चिंतन हो रहा है कि जो सीटें हारी थी उनको कैसे जीता जाए। निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन, महापौर कैसे जीते, इन सब पे मजबूती से बैठक हो रही है। आज बैठक का पहला दिन है, कल भी बैठक होगी और बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हल निकालेगी कि किसको टिकट दिया जाए महापौर का, किसको वो चेयरमैन का टिकट दिया जाए। और MLC के भी चुनाव है उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में। MLC के प्रत्याशियों पे भी गहन चिंतन मंथन होगा और 2024 में जहां कमी रह गई, 2014 के लोकसभा में जहां कमी रह गई है और 2024 के लोकसभा को कैसे मजबूत करना है कि ज्यादा से ज्यादा 2024 में उत्तर प्रदेश से सांसद चुने जाए, इसमें भी गहन मंथन होगा। जी शाहिद, अगर बात करें तो OBC आरक्षण का मामला भी लगातार गर्माता ही जा रहा है। निकाय चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसमें देरी हो रही है इस वजह से, क्योंकि OBC आरक्षण को लेकर आगे चलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट ने फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है, क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला यही आया, तो फिर क्या आगे की रणनीति हो सकती है? देखिए, OBC की राजनीति में चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों जो है वो चाहते हैं कि OBC का जो है OBC का जितना भी वोट हो वो उनको मिले। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रातों रात एक गठन गठित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट चले गया, विपक्ष चाहे जितना आरोप लगाना चाहे कि सरकार OBC आरक्षण नहीं चाहता है, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब आयोग गठन किया, उसका एक साफ मैसेज विपक्ष से चला गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि OBC का गठन हो और OBC आरक्षण मिले। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। मगर हाईकोर्ट ने जरूर आरक्षण को समाप्त करने की बात कही है, मगर सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर सत्ता पक्ष OBC आरक्षण के पक्ष में है और विपक्ष भले ही आरोप लगाए, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग गठन करके ये साबित कर दिया कि वो उनके साथ है, OBC के साथ है। तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के OBC आरक्षण के पक्ष में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। बता दें कि आज सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने और कानूनी रूप नहीं लेने के मसले पर सदन में भारी हंगामा हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर प्रश्नकाल में विपक्ष ने जल जीवन मिशन में गड़बड़ी का मामला उठाया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने इसमें 100 करोड़ रुपए घपले का आरोप भी लगाया है। इसके जवाब में PHE मंत्री रुद्र कुमार ने बताया कि बिलासपुर जिले में 15 जुलाई 2022 से 7 दिसंबर तक जल जीवन मिशन के तहत 201 टेंडर निकाले गए। इनमें से 80 टेंडर और 15 टेंडर के समय सीमा में संशोधन किया गया है।
तो ये आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो गया है। बता दें कि आज सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है। आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने और कानूनी रूप नहीं लेने के मसले पर सदन में भारी हंगामा हुआ है। वहीं धर्मांतरण मुद्दे को लेकर भी सदन में हंगामा हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। आरक्षण विधेयक में देरी के मसले का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि राजभवन और राज्यपाल के प्रति मर्यादा का पालन हो। इसके साथ ही कहा कि राज्यपाल पर की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यपाल पर कोई अशोभनीय बात सदन की मर्यादा के विपरीत है। वहीं हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये आपके सामने तीसरी बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। बता दें कि आज सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता निशा द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशा, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ वैसे तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसमें धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते दिखते हैं और एक बार फिर इस सत्र में हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि धर्मांतरण के फिर मामले को उठाया गया है। क्या कुछ कहेंगे? जी हाँ, धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है, जहां आज सदन में भी लगातार धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा करता हुआ दिखा। और वहीं जो दूसरा मुद्दा था वो था आरक्षण का मुद्दा, जिसे लेकर जो दो विषय थे ये आज बेहद महत्वपूर्ण थे और सदन में आज इन्हीं दोनों विषयों को लेकर काफी हंगामा हुआ और विपक्ष जो है वो काफी आक्रोशित नजर आया। जहाँ आरक्षण का मुद्दा आते ही जो पक्ष के लोग हैं ये कहते हुए नजर आए कि आरक्षण इसलिए लागू नहीं हो पा रहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि आदिवासियों को आरक्षण मिले। वहीं विपक्ष ये कहता हुआ सामने आ रहा था कि आपने क्वांटिफेबल जो डाटा की बात की थी उसे सदन पर आप तक क्यों नहीं पेश किया, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की। इसी मुद्दे को लेकर आज जो है गहमा गहमी बनी हुई थी सदन में। और जो दूसरा मुद्दा था वो था धर्मांतरण। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार नारायण चंदेल ने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो अभी का नहीं, बहुत पुराना है और लगातार धर्मांतरण छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। इस पर भी कोई रोक नहीं लग पा रही है और अब जो है ये धर्मांतरण जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और विपक्ष चाहती है कि इस पर इन दोनों मुद्दों पर जो हो गंभीर चर्चा हो और विशेष ध्यान आकर्षण चाहती थी। इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है उन्होंने बहिर्गमन भी किया, गांधी जी की प्रतिमा के पास जाकर बैठ गए और वहां पर जोर से नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। हालांकि आज सदन की जो कार्यवाही थी वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाई। जैसे ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू किया वैसे ही सदन की जो कार्यवाही है लगभग 1:30 बजे के करीब वो मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं आज के जो दो मुद्दे थे वो बेहद गंभीर थे। जी, अगर देखा जाए निशा, तो शीतकालीन सत्र जब भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है हमेशा ही हंगामेदार रहा है और आज एक बार फिर हंगामा होता यहाँ पर दिखाई दिया। दो ऐसे बड़े मुद्दे थे जिसकी वजह से आज सत्र जो है काफी ज्यादा हंगामेदार रहा, जिसकी वजह से सत्र जो है वो स्थगित कर दिया गया। कब तक के लिए सत्र जो है वो स्थगित कर दिया गया है और क्या अब अगले मुद्दे हो सकते हैं विपक्ष के, क्योंकि काफी सारे मुद्दों को लेकर इस बार बीजेपी जो है वो उठने वाली है सत्र में? जी हाँ, विपक्ष के पास काफी सारे मुद्दे हैं। अब सत्र जो है स्थगित कर दिया गया है मंगलवार तक के लिए। जी, कल फिर से जो है सदन की बैठक लगेगी और एक बार फिर से सत्र चालू होगा। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर विपक्ष जो है हंगामा करने के आसार देखे जा सकते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास इस समय कई मामले हैं। कल देर रात तक उनकी बैठकें चली थी। विपक्ष के सारे नेताओं ने मिलकर देर शाम जो है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के घर पर बैठक हुई थी, जिसमें सारे नेता मौजूद थे। कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसमें विपक्ष को घेरा जाएगा, पक्ष को घेरा जाएगा, इस पर भी चर्चा की थी विपक्ष ने। और
कल जैसे ही सदन शुरू होगा वैसे ही कानून व्यवस्था को लेकर जो है एक बार फिर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलेगा। जिस प्रकार नारायण चंदेल जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने भी कल मीडिया के सामने एक आरोप लगाया था कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ जो बर्बरता होती जा रही है और दूसरी ओर जहां चाकूबाजी की घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से रद्द है, ऐसा उनका आरोप है। और कल जैसे ही सदन की शुरुआत होगी तो हो सकता है कि ये एक बड़ा मुद्दा हो। दूसरा मुद्दा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग, जो कि 4 लाख कर्मचारी पहले भी सड़कों पर उतरे थे। नारायण चंदेल ने एक बार फिर से ये मुद्दा जो है उठाने की बात कही है और इस पर, इन दोनों मुद्दे पर वो चाहते हैं कि स्थगन जो हम लेकर आएंगे और सत्ता पक्ष को स्थगन जो है वो मानना चाहिए और इस पर ध्यान आकर्षण करते हुए गंभीर चर्चा करनी चाहिए, ऐसी उनकी मांगे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब कल फिर से एक बार सदन की कार्यवाही शुरू होती है और जब विपक्ष पक्ष को घेरता हुआ नजर आता है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर धान खरीदी में टोकन की व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर नियमितीकरण की मांग का मुद्दा हो, कैसे विपक्ष पक्ष को घेरता है और पक्ष अपने बचाव में कौन से जो डाटा है वो पेश करते हैं। और जी बिल्कुल निशा, आपने सही कहा कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष जो है वो घेर सकता है और शीतकालीन सत्र हंगामेदार आज तो रहा ही है और मंगलवार तक के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। तो देखा जाए तो ऐसे आसार लगातार जताए जा रहे हैं कि एक बार फिर हंगामेदार ये सत्र हो सकता है। तो अगर ये सत्र फिर से स्थगित कर दिया गया और अगर जो भी विपक्ष की मांगे हैं, जिस तरीके से आपने यहाँ पे जिक्र भी किया, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या लगता है विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी? जी, आज जिस प्रकार विपक्ष लगातार ये कहता हुआ आ रहा है कि उन्हें स्थगन प्रस्तुत कर सकते हैं और उन्हें जो है गंभीर जो मुद्दे हैं उन पर जो है ध्यान आकर्षण करते हुए विशेष चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हालांकि आज ये चर्चा हो नहीं पाई सदन में। कहीं ना कहीं हंगामे की वजह से जो है आज सदन को स्थगित करना पड़ा, बड़ी ही गहमागहमी नजर आई थी। विशेष सत्र में भी हमने देखा था कि बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं हो पाई थी, इसी प्रकार का माहौल उस वक्त भी था। और एक बार फिर से जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है आज से, और आज से ही सदन में जो गहमा गहमी का माहौल है वो देखने को मिला है। कल सदन कितनी देर तक चलेगा, कौन कौन से जो मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं हो पाएंगी, ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया है। वहीं विपक्ष अपनी जो जिम्मेदारी है और साथ में जो अपनी रणनीति है उसको लेकर कल सदन में एक बार फिर से हंगामा बोलने के पूरे आसार जो है वो नजर आ रहे हैं कि विपक्ष एक बार फिर से जो है आक्रामक नजर आएगा। वहीं पक्ष में बैठे लोग भी पूरी कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार आज भी एक बड़ा आरोप भी आज लगा था जल नल योजना को लेकर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप नारायण चंदेल ने लगाया है, जिस पर सरकार की ओर से अपना पक्ष भी रखा गया है। लेकिन वही नारायण चंदेल ने मांग भी रखी है कि इस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एक जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए। कल इस मुद्दे पर फिर से एक बार चर्चा होगी। हो सकता है कि माहौल एक बार फिर कल बिगड़े, क्योंकि विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं इस बार जिन्हें वो सदन में उठाना चाहती है और जिन पर ध्यान आकर्षण सहित विशेष जो है चर्चा चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाने के कारण जो उनकी मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही, जिसके वजह से ये जो गहमा गहमी का माहौल है वो बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर 5 जनवरी को चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जाने वाला है। इस अवसर पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और चुनावी पाठशाला में सभी बीएलओ मतदाता सूची का वाचन करेंगे। चुनावी पाठशाला को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन के आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 9 नवंबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक मतदाता सूची की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और परिवर्तन के लिए आवेदन लिए गए थे। गत 26 दिसंबर 2022 को प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण किया गया। अब 5 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस दौरान सभी बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्रों पर चुनावी पाठशाला कर मतदाता सूची का वाचन करेंगे। जोड़े गए नए नाम, संशोधित नाम और हटाए गए मतदाताओं के नामों की जानकारी देंगे। देखिए, जो अभी इस SSR 2023 जिसको हम संक्षिप्त पुनरीक्षण कहते हैं,
ये गतिविधि पिछले 1 माह से चल रही थी और जो आवेदन हमें प्राप्त हुए थे नाम जोड़ने के, नाम घटाने के या जो उनकी एंट्रीज में कुछ संशोधन के, उन सभी पे काम हुआ। 26 तारीख उसकी आखिरी तारीख थी और अब उसका फाइनल जो प्रकाशन है, इस पूरी अवधि के दौरान जो नाम जुड़े हैं, जो नाम विभिन्न कारणों से हटाए गए हैं या जिनके नामों में संशोधन हुआ एंट्रीज में, इन सभी का एक तरह से फाइनल प्रकाशन जो होगा, अंतिम प्रकाशन हम कहते हैं, जो 5 जनवरी 2023 को होगा। उस दिन हम आपको बता सकेंगे कि वर्तमान में अब कुल कितने मतदाता हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, देखा जाए तो विधानसभा 2023 चुनाव नजदीक आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से की जा रही हैं। वहीं सारे बीएलओज को निर्देशित किया गया है तैयारियों के लिए। किस तरीके से तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने सवाल किया है कि 2023 में विधानसभा के चुनाव होना है और अब तैयारियों को लेकर निर्देशित किया गया है, तो अगर हम स्पष्ट कर दें कि तैयारियों को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है। अगर हम बात करें तो जिसमें नाम जोड़ने और हटाने का काम जो अभी तक निर्वाचन आयोग ने जो किया था, अगर हम बात करें 9 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक इसको लेकर दावे आपत्ति मंगाए गए थे और जो 18 साल से ऊपर के युवा हुए थे उनके नाम जोड़ने का काम भी जो भारत निर्वाचन आयोग है उसने किया था। साथ ही कई लोगों के नामों को हटाने का काम भी मतदाता सूची से किया गया है। कई क्योंकि लोगों के स्थान परिवर्तन हो गए हैं, कई लोगों का निधन हो गया है, कई लोगों के नामों को लेकर आपत्तियां भी दर्ज की गई थी, तो ऐसे नाम हटाने का काम निर्वाचन आयोग ने किया है। साथ ही जो नए युवा मतदाता है उनका नाम जोड़ने का काम भी अब शुरू किया गया था, जो 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चला, यानी कि 1 महीने तक इसका कार्यक्रम चला और इसका जो दावे आपत्ति थे उनका निराकरण 26 दिसंबर को अंतिम बार किया गया। और अब जो अंतिम प्रकाशन है मतदाता सूची का वह 5 दिसंबर को, माफ कीजिएगा, 5 जनवरी को किया जाएगा। यानी कि स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8।